हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और उसका अध्याय 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जाना, उसका इतिहास, उसकी दिशा और स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रकार भी जाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको भी जाना। साथ में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रादेशिक व्यापारिक संगठनों को भी जाना और उसके बाद अंत में हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार जिन्हें कहा जाता है बंदरगाह, पोर्ट या पतन, उनको भी हमने जाना। और आज हम करेंगे उसके अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकालिए अपनी, अर्थात अपनी नोटबुक निकालिए और सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर करते हैं अभ्यास प्रश्नों को जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में बच्चों 3 प्रकार के प्रश्न दिए हुए होते हैं। सबसे पहले आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के, उसके बाद आते हैं हमारे लघु प्रकार के प्रश्न और फिर आते हैं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। इस तरह से देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में कितने प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, 3 प्रकार के, जो पूर्व के अध्यायों में आप हल करते हुए भी आए हैं। तो सबसे पहले देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसका निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। बच्चों आपको सही उत्तर का क्या करना है, चुनाव करना है। इसका मतलब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर को चुनना है। तो इसके लिए जरूरी है प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना और चारों ऑप्शनों के बारे में सोचना भी। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ जिसकी बात की गई है, पतन का मतलब क्या है बच्चों, पोर्ट भी कहते हैं और बंदरगाह भी कहते हैं, अर्थात वह स्थान जहाँ पर जल और स्थल का क्या होता है, मिलन होता है और जलीय जो यान होते हैं या जलीय जो शिप होते हैं उनके अंदर सामान उतारा जाता है और लादा जाता है, उसी स्थान को क्या कहा जाता है, पतन कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अधिकांश महान पतन इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए। नौसेना पतन, उसके बाद विस्तृत पतन, उसके बाद आता है तेल पतन और उसके बाद आता है औद्योगिक। एक एक की हम बात करते हैं। नौसेना, नौसेना के लिए जो पोर्ट बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है नौसेना या सामरिक दृष्टि के पतन। उसके बाद आता है विस्तृत। विश्व में सर्वाधिक देखिए जो बंदरगाह पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, विस्तृत आकार वाले बंदरगाह पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिए हम बात करते हैं तेल। तेल का मतलब सीधा सा ऐसे बंदरगाह या ऐसे पोर्ट या ऐसे पतन जहां से देखिए तेल का आयात और निर्यात किया जाता है। और उसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक सामान को लाने ले जाने के लिए जलीय मार्गों को देखिए प्रयोग में लिया जाता है, वहां पर कौन से पोर्ट बनाए जाते हैं, औद्योगिक पोर्ट बनाए जाते हैं। तो आज का इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारा विस्तृत पतन। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न में देखिए निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो बच्चों ध्यान रखना यहां पूछा गया प्रवाह, अर्थात यहां हम देखें कि कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता है और वो भी कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार की बात की गई है। और इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है, एशिया के देश अर्थात एशिया, फिर उसके बाद आता है यूरोप और उसके बाद तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर देखिए कौन सा महाद्वीप आता है, अफ्रीका। तो बच्चों ध्यान से आपने जब मैंने पूर्व में पढ़ाया तो आपने पढ़ा भी होगा। अगर यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा व्यापारिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। तो इस तरह से देखिए हमारा जो यहां पर देखते हैं उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में देश की बात करें तो जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसके बाद दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। अब देखिए यहाँ क्षेत्रीय प्रादेशिक जो संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक दृष्टि से बनाए गए हैं उनमें से देखिए एक तेल का संगठन है जिसका नाम क्या है, ओपेक। ओपेक के अंदर यदि हम देखें तो ज्यादातर जो देश हैं एशिया के और उत्तरी अफ्रीका के देश हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है इसके अंतर्गत जो दक्षिणी अमेरिका का है। तो देखिए एक एक देखते
हैं, जो पहला ऑप्शन दे रखा है कै में लिखा हुआ है ब्राजील। ब्राजील कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का देश है ये भी। उसके बाद दूसरा खे अर्थात वेनेजुएला, वेनेजुएला की बात करें ये भी दक्षिणी अमेरिका का देश है। उसके बाद आता है गे जिसमें लिखा है चिल्ली, चिल्ली भी कहाँ का देश है? दक्षिणी अमेरिका का देश है। और उसके बाद आता है घेरू में भी देखते हैं पेरू, पेरू भी कहाँ का देश है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका। चारों देश दक्षिणी अमेरिका के, लेकिन इनमें से एक देश तेल उत्पादक देश है जो ओपेक संगठन का क्या है? सदस्य है, और उसका कौन सा देश हो जाएगा? वेनेजुएला। अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? खे, अर्थात जिसे हम कहते हैं वेनेजुएला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए नंबर 4, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? अब यहां पर पूछा गया कि भारत देखिए इनमें से किसका एक सह सदस्य है। यदि हम सह सदस्य की बात करते हैं तो देखिए इनमें से हम एक एक करके देखेंगे सह सदस्य किसका है। सबसे पहले देखिए कै, और कै में लिखा हुआ है साफ्टा। साफ्टा को अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है SAFTA, जिसका अर्थ देखिए होता है, यहां पर हम देखें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अर्थात देखिए भारत जो सदस्य देश है किसका है? साफ्टा का। क्यों है? क्योंकि ये साउथ एशिया के देशों का एक संगठन है, भारत और भारत के पड़ोसी देशों का संगठन है, इसलिए भारत कहां पर है? एशिया के साउथ में। लेकिन हम बात करते हैं ख के अंदर, ये है आसियान, और आसियान की यदि बात करें तो ये देखिए पूर्वी एशिया के देशों का क्या है? एक संगठन है, और भारत पूर्वी देश में आता ही नहीं है, अर्थात पूर्वी एशिया के देशों में नहीं आता। उसके बाद आता है OECD, और उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर जिसकी हमने अभी बात की थी ओपेक, तेल उत्पादक देशों का एक संगठन। तो सही इसका उत्तर कौन सा होगा? साफ्टा, क्योंकि भारत दक्षिणी एशिया का एक देश है, अर्थात उसका क्या है? सदस्य राष्ट्र है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला देखिए सबसे पहले निर्देश दूसरे प्रकार के प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना है इसका उत्तर? 30 शब्दों में। उसके बाद देखिए आता है विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य। तो देखिए बच्चों जब इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? उत्तर लिखना पड़ता है, और फिर हमें शुरू करना है जो पूछा गया है उसके बारे में लिखना। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो हमें जैसा प्रश्न पूछा गया उसी तरह से उत्तर की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। किसको बनाता है? देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो व्यापार होता है उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? सबसे पहले व्यापार करने के नियम, और उन नियमों को क्या करवाता है? क्रियान्वित करवाता है। उसके बाद नंबर 2 पर देखते हैं, यह विश्व को उच्च सीमा शुल्क, जो देखिए सीमा शुल्क लिया जाता है उसके लिए, और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त करवाता है। जितने भी विश्व व्यापार संगठन हैं उनका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम होता है वो क्या है? सीमा शुल्क। जो सीमा शुल्क होता है उसको क्या करता है? या तो फ्री करवा देते हैं या उसे न्यूनतम स्तर पर लाते हैं। उसके अलावा और भी कई प्रकार की जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को भी दूर करने का कार्य किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन इसके सदस्य देशों के मध्य व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा भी करता है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टि से भी ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जो संगठन है अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए दो देशों में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा भी देखिए हम किससे कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जो संगठन है उनके माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला आता है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? अब देखिए यहां पर पूछा गया है भुगतान संतुलन, जितना आयात उतना ही निर्यात, तब तो होता है ये बैलेंस में आय
और वे दोनों बराबर हो जाते हैं, अर्थात आयात और निर्यात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद देखिए भुगतान संतुलन को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो यहां पर जो पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, धनात्मक पूछा गया है। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर सबसे पहले ऐसे लिखेंगे उत्तर, और उसके बाद देखिए जो पूछा गया उसकी हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। जब किसी देश में आयातित वस्तुओं, ये क्या कह रहा है यहां पर, आयातित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य देश के निर्यात मूल्य से अधिक होता है, यानी आयातित वस्तुएं ज्यादा हो और निर्यात उसकी तुलना में कम हो, तब वह देश ऋणात्मक भुगतान संतुलन की स्थिति में होता है। और यदि आयात देखिए हम ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं तो ऋणात्मक, और उसके अलावा निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं तो धनात्मक हो जाता है। लेकिन बैलेंस अर्थात संतुलित कब होगा, जब आयात और निर्यात क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए यह स्थिति उस देश में अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित कर देती, अर्थात उस देश ने जो भी धन का संग्रह किया है वो धन धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। और धन देखिए समाप्त होना या कम होना ही, उसी के लिए इसको कहा जाता है ऋणात्मक भुगतान संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए तीसरा, व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या हम कहें प्रादेशिक स्तर पर जो भी देखिए व्यापारिक संघ बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं, और उनके बारे में पूछा गया राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है हमें, सबसे पहले उत्तर, उसके बाद देखिए व्यापारिक समूहों के निर्माण से व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, अर्थात जो भौगोलिक दूरियां थी वो किस में बदल जाती है, नजदीकी में। दूसरा देखिए समरूपता तथा पूरकता प्राप्त होती है। इनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार बढ़ाने तथा व्यापार पर प्रतिबंध हटाने में सहायता मिलती है। एक तो देखिए व्यापार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और व्यापार पर किसी प्रकार के यदि प्रतिबंध हैं तो उनको भी क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, या उनके ऊपर जो सीमा शुल्क हैं उनकी दरों को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। आगे देखिए सदस्य राष्ट्र को व्यापार शुल्क से मुक्ति, अर्थात या तो घटा दिया जाता है या बिल्कुल ही सदस्य राष्ट्रों को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, ट्रेड फ्री मिलती है। एवं मुक्त व्यापार के प्रोत्साहन से देश को अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात देखिए जितना ज्यादा सीमा कर कम होगा या मुक्त कर दिया जाएगा तो उसका निर्यात ज़्यादा होगा और आयात भी ज़्यादा होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संघ या समूह बनाए जाते हैं उनसे लाभ ही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में देने, 150 शब्दों से अधिक में न दे। तो ये हमारे तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं जिन्हें हम निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है अपने इसमें, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है किसके बारे में, जो बंदरगाह पतन है उनके बारे में, कि ये व्यापार में सहायक होते हैं किस प्रकार। सबसे पहले तो इसको समझाना है बच्चों। उसके बाद देखिए पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। उसके बाद नंबर दूसरा देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, बंदरगाहों का वर्गीकरण करना है। और वर्गीकरण भी किसके आधार पर पूछा गया, उनकी लोकेशन, या हिंदी में हम कहते हैं अवस्थिति के आधार पर कि वो कहाँ स्थित है, उस पर आधारित वर्गीकरण पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ देंगे कि सहायक किस प्रकार से है, तो उत्तर लिखिए। उसके बाद देखिए पता निम्नलिखित प्रकार से व्यापार के लिए सहायक होते हैं। अब हम बिंदुवार एक एक बिंदु को लिखेंगे कि ये सहायक कैसे हैं। बिंदु नंबर 1 लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पतन होते हैं। पोताश्रय देखिए बंदरगाह का पास का वो क्षेत्र होता है जहां पर देखिए जलयानों को खड़ा किया जाता है। अगर देखिए जलयानों को खड़ा करने की जगह नहीं हो, अर्थात हम ये कहें कि वहां पर देखिए इन्हें रोकने की जगह नहीं हो, तो देखिए पोताश्रय सही ढंग से मतलब काम नहीं कर सकता।
या दूसरा देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, वहाँ पर सामान को एक तरह से बहुत सारी चढ़ाने और उतारने के लिए किन की आवश्यकता होती है? सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। इनको क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा गया है। दूसरे नंबर पर देखिए, पतन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने तथा भंडारण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब देखिए इतनी चीजों के लिए, गोदी के लिए, लादने के लिए, उतारने के लिए और भंडारण के लिए क्या प्रदान करते हैं? पोर्ट सुविधाएं प्रदान करते हैं। और देखिए इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पतन के प्राधिकारी नौगम द्वारों का रख रखाव, रस्सों, बंजरों अर्थात छोटी अतिरिक्त नौकाओं की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए जो वज्र हैं ये क्या होती है? छोटी छोटी जो नाव होती है उनको कहा जाता है वज्रों। तो इस तरह से इन सब की क्या करनी पड़ती है? व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर देखिए हम नंबर 3 पर लिखते हैं, एक पतन द्वारा निपटाया गया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक होता है। पृष्ठ प्रदेश, कोई भी बंदरगाह कितना बड़ा है, कोई भी बंदरगाह कितना संपन्न है, उसकी संपन्नता और उसका आकार निर्भर हमेशा किस पर करता है? उसके पृष्ठ प्रदेश पर। पृष्ठ प्रदेश वह प्रदेश होता है बंदरगाह के पीछे वाला, जिससे देखिए एक तरह से हम कहें कि पूरे प्रदेश से वस्तुओं का आवागमन होता हो। जैसे मुंबई एक बंदरगाह। अब मुंबई से यदि हम बात करें मुंबई की, मुंबई देखिए कौन कौन से प्रदेश से परिवहन के माध्यम से जुड़ा है और कौन कौन से क्षेत्र की वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, अर्थात उसका परिवहन किया जाता है। तो उसके आधार पर हम कहते हैं मुंबई छोटा है या बड़ा बंदरगाह है। इस तरह से देखिए आगे देखते हैं, अवस्थिति के आधार पर पतनों का वर्गीकरण। अवस्थिति के आधार पर पतनों को निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो वर्गीकरण जो यहाँ पर किया गया है किसके आधार पर? अवस्थिति के आधार पर, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया था, अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। फिर हम लिखते हैं अवस्थिति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो कई प्रकार से किया गया। सबसे पहले देखिए हम लिख रहे हैं अंतर्देशीय पतन। जैसा कि नाम से ही यहाँ पर पता लग रहा है, तो इसका उत्तर हमें लिखना है, ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? समुद्री तट से दूर। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ये बंदरगाह देखिए इस तरह से स्थित होते हैं, ये कोई भी नदी जा रही है देखिए, और यहां से महासागर शुरू हो जाता है इस वाले क्षेत्र के अंदर, और ये नदी का क्षेत्र। अब ये बंदरगाह जो बनाए जाते हैं नदी के तट पर बनाए जाते हैं, आंतरिक भागों में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अंतर्देशीय बंदरगाह या पतन कहते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होता है, अर्थात ये कहा जाता है जो बड़े जहाज होते हैं नदी के मार्ग से अंदर तक प्रवेश नहीं करते, उसके लिए क्या चाहिए? छोटी छोटी नौकाएं, जिसे क्या कहा जाता है? बजरे कहा जाता है, उसके द्वारा। अब कुछ उदाहरण हैं देखिए यहाँ पर, ऐसे कौन कौन से बंदरगाह हैं जो नदियों पर स्थित हैं, और उन बंदरगाहों को हम क्या कहेंगे? अंतर्देशीय बंदरगाह भी कहते हैं। जैसे मैनचेस्टर, ये किससे जुड़ा है? एक नहर से, एक नहर से जुड़ा है। दूसरा देखिए मेम्फिस को यदि बात करें तो मिसिसिपी नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? मेम्फिस की यदि हम बात करें तो मिसिसिपी नदी, और देश की यदि हम बात करें तो कौन से देश में? यूएसए में। मैनचेस्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? यूके के अंतर्गत है। और देखिए राइन, राइन देखिए यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है। राइन के अनेक पतन हैं, जैसे मैनहीम तथा ड्यूइसबर्ग, ये दोनों बंदरगाह कहाँ पर है? राइन नदी पर, देश का नाम जर्मनी पर। और देखिए कोलकाता, ये भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर। और हुगली नदी गंगा की एक क्या है? जो गंगा नदी की एक शाखा है, अर्थात एक सहायक नदी है, पर स्थित है। इस तरह से देखिए हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे और उसके बाद उसका क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे, और इससे उसकी स्थिति क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। और उसके बाद दूसरे प्रकार के देखते हैं इसके अंदर, बाह्य पतन। बाह्य पतन की हम बात करें, ये सागर के किनारे अर्थात समुद्र के किनारे पर स्थित होते हैं, और वो नदी या नहर के माध्यम से आंतरिक भागों में स्थित थे।
देखिए इसमें ये गहरे जल के पतन है, क्योंकि यहाँ पर सागर का जल कैसा होता है, गहरा, जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम होते हैं, अर्थात ये किन के लिए बने हैं, बड़े बड़े आकार के जलयानों के आवागमन के लिए, जो ग्रहण करके पैतृक पतनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जो छोटे छोटे जो पतन होते हैं उनको क्या करते हैं, ये सेवाएं प्रदान करते हैं, अर्थात उनकी सहायता करते हैं। उदाहरण देखिए इस तरह के, एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पतन, और जिसका नाम है पीरियस, एक उच्च कोटि का संयोजन है। पीरियस की यदि हम बात करें, एथेंस और यूनान का एक महत्वपूर्ण क्या है, बंदरगाह है। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आता है अपना नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो देखिए अब हमें बताना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व एक तरह से, अर्थात देशों को लाभ किस तरह से पहुंचता है, इसको हमें समझाना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों की सीमा को ध्यान रखते हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें उत्तर, और उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। अब सीधी सी बात आती है कि यहाँ पर लिखा है विशिष्टीकरण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो जन्म होता है किसके कारण होता है, विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का मतलब होता है किसी देश में किसी विशेष वस्तु की बहुल्यता पाना, अर्थात उसका उत्पादन ज्यादा होना, और इसीलिए वो देश दूसरे देशों के अंदर वस्तुओं को क्या करता है, निर्यात करता है, और इसी के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। आगे देखिए, यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाएं तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। किन चीजों का प्रयोग करें, एक तो श्रम का विशिष्टीकरण, और उसके अलावा दूसरा देखिए हम किसका करें, कोई भी विशेष उत्पादन का जिस पर लागत क्या होती हो, कम होती हो। उसके बाद देखिए, अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के तुलनात्मक लाभ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस पर आधारित होता है, तुलनात्मक लाभ को देखा जाता है कि अपने देश में उत्पादन करते हैं तो उससे कितना लाभ हो रहा है, और दूसरे देश से आयात करते हैं तो उससे कितना लाभ होता है। इस आधार पर देखिए, तथा परिपूरकता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं। अब एक एक करके हम बिंदु वाइज इनको लिखते हैं, और सबसे पहले बिंदु 1, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में अधिक भिन्नताएं नहीं मिलती हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में अधिक भिन्नताएं नहीं मिलती हैं। वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बिंदु है वो क्या है, मूल्य नियंत्रण करना, अर्थात मूल्य का निर्धारण करना। दूसरा देखिए हम यहां पर देखते हैं नंबर 2 लिखे, कुछ देशों में कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है। जैसे बहुत सारे देश हैं जहां पर देखिए जिस चीज की अधिकता पाई जाती है तो उसका उत्पादन भी क्या होगा, अधिक होगा, जबकि कुछ देशों में उन वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी होती है। कुछ देशों में अधिकता है तो कुछ देशों में क्या है, कमी है। और देखिए ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करने वाले देश इन वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात दूसरे अल्प उत्पादित देशों में करने लगते हैं। यानी जहां पर उत्पादन कम होता है और जहां उत्पादन अधिक होता है, अधिक वाला कम वाले को क्या करना शुरू कर देता है, निर्यात, और कम वाला क्या करना शुरू करता है, आयात। आगे देखिए, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदार देश वस्तुओं व सेवाओं का लाभ उठाते हैं। जो भी इस व्यापार में भागीदार बनते हैं वो क्या करते हैं, इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं। और देखिए नंबर 3 बिंदु, अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होता है जिससे देशों में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होता है। अब देखिए चौथा बिंदु आता है अपने इसमें, आयातित उत्पादों एवं सेवाओं के द्वारा आयात करने वाले देश की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार आता है, जबकि निर्यात करने वाले देश को निर्यात
निर्यात के बदले भारी मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। अब उसके बाद देखिए, इस पूंजी से निर्यात करने वाले देश अपने आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। इस तरह से देखिए हम एक एक करके बिंदुओं को लिखते हैं। अगला बिंदु देखिए 5वें नंबर पर आता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न राष्ट्रों में वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण को बल मिलता है। किसको बल मिलता है? श्रम का विशिष्टीकरण, अर्थात जहां देखिए श्रम सस्ता हो या उनमें दक्षता हो या कौशल हो। उसके बाद नंबर 6 पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होते, वरन यह विश्व शांति तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें तो ये देखिए हमारी आर्थिक सहायताओं या आर्थिक जरूरतों की ही पूर्ति नहीं होती है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देखिए राजनीतिक महत्व भी काफ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विवाद हैं उनको भी सुलझाता है। इस तरह से देखिए बच्चों, हमारा जो अभ्यास प्रश्न थे वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आप अच्छे से इनको नोट कर लेना और अगले अध्याय के अंदर फिर मिलूंगा मैं। तब तक के लिए सभी को मेरा पुनः नमस्कार साथियों।